तो गाइज आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा एंड बीटा टेस्ट, ये लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था, इफ यू रिमेम्बर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मेंटेनेंस वाला पार्ट। मेंटेनेंस होता क्या है, क्या पर्पस होता है। अब देखो, मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि एसडीएलसी जो है उसमें एक बार सॉफ्टवेयर बनने के बाद में उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन या अपडेशंस अगर ज़रूरी है सॉफ्टवेयर डिलीवर होने के बाद में क्लाइंट को, तो वो हमेशा होते ही है। कोई भी एक्स वाई ज़ी रीज़न हो सकते हैं उसके। तो वो टाइम पे वो जो मॉडिफिकेशन या अपडेशंस होते हैं ना, वो हम लोग मेंटेनेंस पार्ट में करते हैं। सो उसके लिए वी हैव दिस मेंटेनेंस वाला सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस वाला पार्ट विद अस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट आपको क्या लिखा है, मार्केट कंडीशंस लाइक पॉलिसीज विच चेंज ओवर टाइम। टैक्सेशन पॉलिसीज चेंज हो गए, नए कोई रूल्स कंडीशंस आ गए वो एक स्पेसिफिक कंट्री में। जैसे आप देखो कि व्हाट्सएप ने अपने पॉलिसीज चेंज की, तो पॉलिसीज जैसे चेंज हो गए उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर में जो सर्टन चीज़ें आपको दिख रहा है, एक्सेसिबल हो रहा है, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। सेम वे अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अगर चेंज किए तो उसके हिसाब से भी वहाँ पे सर्टन चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको वही बताया कि मार्केट कंडीशन चेंज होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सर्टन कोई आपके फीचर्स में मॉडिफिकेशन या चेंजेस करना पड़ता है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो है वो ओवर टाइम चेंज हो गए, मतलब उनको कोई न्यू फीचर्स या फंक्शंस रिक्वायर्ड है इन अ सॉफ्टवेयर, तो वो आप मेंटेनेंस पार्ट में ही आप वो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कोई न्यू फीचर्स ऐड करेंगे। पोस्ट मॉडिफिकेशन मतलब या तो आपने हार्डवेयर सर्वर आपने चेंज किया, या फिर आपने उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट कर दिया। मतलब पहले हम लोग विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे थे, अभी हम लोग विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने विंडोज़ से उसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाल दिया। सो टारगेट सिस्टम्स जो है उसके सर्वर्स जो है वो चेंज हो गए, ये हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ चेंजेस आ गए, ये भी हो सकता है। द मेन रीजन बिहाइंड द मेंटेनेंस पार्ट, लाइक एनी बिजनेस लेवल चेंजेस एट द क्लाइंट एंड सच एज रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ। मतलब आप देखो कि अभी लॉकडाउन हो गया, सो लॉकडाउन में कंपनी ने अपने बहुत सारे कुछ फंक्शंस जो है या प्लांट जो है वो बंद कर दिया। तो पहले जितना बड़ा सॉफ्टवेयर था उनका, अब उतने बड़े सॉफ्टवेयर की उनको ज़रूरत नहीं है। एक दो मॉड्यूल्स जो है वो सपोज एलिमिनेट हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो सेम मॉड्यूल्स आप वो सॉफ्टवेयर में से भी हटा देंगे। देन वी हैव टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऊपर हम लोगों ने बेसिक पढ़ा मेंटेनेंस के बारे में। अब देखो, चार टाइप के मेन मेंटेनेंस होते हैं आपके। करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब आपको कोई प्रॉब्लम करेक्ट करना है या फिक्स करना है, बराबर है। एरर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एरर, जो यूज़र ने अगर रिपोर्ट किया है तो आप क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम या वो एरर को फिक्स करेंगे। अडेप्टिव मेंटेनेंस मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इन अ रियल वर्ल्ड, वैसे वैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को भी अप टू डेट रखने की ट्राई करेंगे। तो वो जो होता है वो आपका अडेप्टिव मेंटेनेंस हो गया। मतलब चेंजिंग वर्ल्ड में जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वैसे आपके यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे आप, और उसके हिसाब से अडॉप्टिव मेंटेनेंस काम करेगा। नेक्स्ट इज परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एग्जिस्टिंग जो फीचर है इसको हम लोग और रिलायबल या उसका परफॉर्मेंस और इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे हम लोग। जैसे आप देखो कि हम लोग के पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे स्टार्टिंग में अगर मैं आपको कोई इंडिविजुअल फीचर अगर मतलब इंडिविजुअल अगर वीडियो अगर मैं भेजता था आपको, तो इट्स लाइक कि पूरा वीडियो जब तक डाउनलोड नहीं हो जाता तब तक आप वो वीडियो को प्ले नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी क्या हो गया कि आप वो वीडियो को प्ले करते करते डाउनलोड कर सकते हैं साथ में। तो अगर थोड़े टाइम के बाद अगर आपको लगता है कि आपको वो वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको बीच में से ही स्टॉप कर सकते हैं, है ना। ये हम लोग के पास बेनिफिट होता है। नेक्स्ट, वो अभी पहले से वो ज़्यादा फास्ट हो गया। दूसरी बात, पहले जैसे हम लोग अगर फ़ोटो व्हाट्सएप पे सेंड करते थे, तो अगर मैं वहाँ पे अगर 10-20 फ़ोटो सेंड करूँगा तो हर एक फ़ोटो इंडिविजुअल आता था। अब वो इंडिविजुअल फ़ोटो की जगह पे आपको एक एल्बम बन के आता है। तो वो क्या हो गया, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया।
स्टार्टिंग में जहाँ पे अगर 20 फोटो अगर मैं आपको भेजूंगा तो 20 टाइम आपको क्लिक करना पड़ता था हर एक फोटो पे इंडिविजुअली, वो उसको डाउनलोड करने के लिए। अब उसके जगह पे क्या हो गया कि वो 20 फोटोज एक एल्बम बन के आएंगे आपके पास, और वो आप वो सेम जो एल्बम है ना, वो एल्बम के थ्रू ही आप सारे फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट इन वन क्लिक। तो वो परफेक्टिव मेंटेनेंस हो गया, परफॉर्मेंस बढ़ा दिया हम लोगों ने। प्रिवेंटिव मतलब फ्यूचर में कोई एक प्रॉब्लम जो आ सकता है, वो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग मतलब प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे, इन शॉर्ट टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कि कोई सीरियस कॉज या इशू आ सकता है फ्यूचर में, उसके अगेंस्ट अभी से हम लोग कोई तैयारी कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में आपको क्या बोला है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आपका टोटल जो कॉस्ट होता है उसका कितना % जाता है, डिजाइनिंग में कितना जाता है, कोडिंग में कितना जाता है, टेस्टिंग में कितना जाता है, और उसके बाद मैक्सिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो ये मेंटेनेंस में ही होता है। बिकॉज वही स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में और अपडेशंस करते हैं, चेंजेस करते हैं, कोई न्यू फीचर ऐड करेंगे, तो ये सब यही पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। सो इसके लिए आप देखो कि आपका टोटल जो प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग है ना, उसका 67% जो कॉस्टिंग है वो आपका मेंटेनेंस पार्ट में जाता है। मेंटेनेंस एक्टिविटी कौन से होते हैं, IEEE ने आपको अलग अलग मेंटेनेंस एक्टिविटी बताया, और उसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया है। और ये फ्रेमवर्क का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट फॉर्मेट में रेडी रहते हैं, जिसके थ्रू आप उसका हेल्प लेके अपने प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग, मतलब ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ पे मॉडिफिकेशंस हुए रिक्वायरमेंट में, बराबर है। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस, आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन, कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुए। इट जनरेटेड बाय यूजर और अ सिस्टम में इट सेल्फ रिपोर्ट वाया लॉग्स और एरर मैसेजेस। लॉग्स मतलब आपने देखा है कि नॉर्मल सिस्टम लॉग्स रहते हैं, डायरी टाइप चीज आप समझ लो, या एरर मैसेजेस जो है, और वो मेंटेनेंस टाइप में हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। एनालिसिस होंगे, मॉडिफिकेशन इज एनालाइज्ड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सिस्टम, बराबर है। मॉडिफिकेशन इज एनालाइज्ड फॉर इट्स इम्पैक्ट मतलब क्या मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर पे उसका क्या पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट होगा, और उसके हिसाब से उसके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। मतलब आपका सपोज सिक्योरिटी जो है वो वीक हो सकता है, इट माइट पॉसिबल, ये हो सकता है ना। सो इफ प्रोबेबल इम्पैक्ट इज सीवियर हो सकता है, एंड कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन रहेगा तो वो भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं नए चेंजेस के बाद में अगर आपका सॉफ्टवेयर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो उसको हम लोग एक्टिवली सपोर्ट नहीं करेंगे। A set of required modification is then materialized into a requirement specification. So यहाँ पे हम लोगों ने वही सेम देखा है कि मटेरियल रिक्वायरमेंट को हम लोग स्पेसिफिकेशन में डालेंगे, उसके बेस के ऊपर देन डिजाइनिंग और सारे चीजें चलेंगे। द कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन मेंटेनेंस इज एनालाइज्ड एंड एस्टिमेशन इज कंक्लूडेड, कि ओवरऑल आपका एस्टिमेशन कितने होंगे। बिकॉज अगर वो हम लोगों के रेंज में नहीं है तो फिर हम लोग उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग का एक डिफाइंड बजट रहेगा 1 to 5% ऑफ आर टोटल कॉस्ट, उसके अंदर ही अगर हम लोग का वो मेंटेनेंस वाला पार्ट हो रहा है तो ही हम लोग उसको करेंगे। अदरवाइज सर्टन चीजें जो है उसको हम लोग वहां से मॉडिफाई कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या आपको बोला है, डिजाइन वाला पार्ट। सो डिजाइन पार्ट में देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, डिजाइन अ न्यू मॉड्यूल विच नीड टू बी रिप्लेस्ड और मॉडिफाइड आर डिजाइन्ड अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। न्यू मॉड्यूल्स विच नीड टू बी रिप्लेस्ड और मॉडिफाइड एंड सेट इन अ प्रीवियस स्टेज, द टेस्ट केसेस आर क्रिएटेड फॉर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, ये हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन फेज कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, डिजाइन वाला बहुत सिंपल है, टेस्ट केसेस हम लोग बनाएंगे और उसके हिसाब से आपका वैलिडेशन वेरिफिकेशन ये हम लोगों ने आगे पढ़ा है सब कुछ, ठीक है। सो उसके हिसाब से हम लोग न्यू मॉड्यूल डिजाइन कर सकते हैं, एंड उसके साथ में हम लोग उसके आगे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बताएंगे, वो हर एक चीज हो सकता है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको यहाँ पे क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड ट्रेसिंग आएगा, बग्स या मिस्टेक्स जो भी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेस करेंगे हम लोग। उसके आगे वी सपोज टू एनालाइज इट, बराबर है। सो यहाँ पे एनालिसिस होगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा जो हम लोगों ने SDLC में पढ़ा है। देन बाद में क्या आएगा, डिजाइन आएगा। सो उसके अंदर हम लोग के अलग अलग टाइप के डिजाइन हो सकते हैं। देन उस डिजाइन के बेस के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करेंगे।
देन सिस्टम टेस्ट आएगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट आएगा, फाइनल आप डिलीवर करेंगे जो भी पार्ट आपने बनाया वो, और उसके आगे फिर मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ये काम चलते रहेगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, और उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सिस्टम टेस्टिंग ऑलरेडी टेस्टिंग वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसके 3 टाइप रहते हैं. परफॉर्मेंस टेस्ट, पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आएगा, एंड फंक्शनल टेस्ट आएगा, फंक्शनलिटी टेस्ट आएगा. ठीक है, तो सिस्टम टेस्ट के अंदर 3 सब टाइप रहते हैं. लास्ट लेक्चर में टेस्टिंग वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था ये डिलीवरी एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट. यहां तक हम लोगों का मेंटेनेंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है. अब बिफोर वी स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, हम लोग मेनली अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसका एक कंसोलिडेटेड SDLC डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो. सो अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा उसका ये देखो, ये कंसोलिडेटेड डायग्राम है. फर्स्ट यहाँ पे आपके पास क्या है, SDLC का एक कंसोलिडेटेड डायग्राम. अब ये जो डायग्राम है ये आपको TY के प्रोजेक्ट्स बनाने में भी हेल्प करेगा, या आप कोई भी प्रोजेक्ट के लिए ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं. ये एक जनरल डायग्राम हो गया. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस बोला है. सो रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन से करेक्ट रिक्वायरमेंट है, कहीं पे रिक्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है. ये अभी रिक्वायरमेंट वाला पार्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा ये. उसके बाद में फिजिबिलिटी स्टडी आता है. फिजिबल मतलब हम लोग कुछ बनाने का देख रहे हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या वो बनाना, कि अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, या फिर वो पॉसिबल तो है लेकिन जो कॉस्ट में हम लोग ट्राई कर रहे हैं वो कॉस्ट में वो पॉसिबल नहीं है, या जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़र डिमांड कर रहा है वो टेक्नोलॉजी का हम लोग के पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो वो टाइम पे हम लोग देखेंगे कि 3 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी रहता है, कि जो टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग वो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग कंफर्टेबल है, बराबर है. और वो टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर जब यूज़र एंड पे जाएगा तो यूज़र एंड पे वो इजीली वर्कआउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है. ओके, लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि उनके पास उतने हाई एंड सिस्टम्स है उनके नेटवर्क पे, लाइक अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो सिर्फ 4G पे काम करेगा, तो उनके पास उतना फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है क्या. देन जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने की ट्राई कर रहे हैं, इकोनॉमिकली उतना बर्डन, उतना इन्वेस्टमेंट यूज़र करने के लिए रेडी है क्या, और हम लोग के करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक साथ इतना इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करेंगे तो वो प्रॉपर होगा क्या, ये देखेंगे. और उसके बाद में ऑपरेशनली कौन यूज़ करेगा, कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, और उसके लिए वो सूटेबल है क्या, ये ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होगा. ओके, सो ये 3 टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी होते हैं. तो रिक्वायरमेंट के बाद में हम लोग का फिजिबिलिटी स्टडी होगा. आफ्टर दैट वी हैव, आफ्टर रिक्वायरमेंट आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी वी हैव सिस्टम डिज़ाइन. तो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हम लोगों ने डिज़ाइनिंग पार्ट जो अभी ये डॉक्यूमेंट में पढ़ा था, उसके अंदर हम लोग के पास 3 टाइप के डिज़ाइंस थे. एक था आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जिसमें ओवरऑल ब्लूप्रिंट हम लोग बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर का. देन हाई लेवल डिज़ाइन होगा, लाइक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में हम लोग बोलेंगे कि हम लोग के पास टोटल कंप्लीट सॉफ्टवेयर के अंदर वी हैव 4 मॉड्यूल्स. देन हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर वो मॉड्यूल के अंदर कितने सब मॉड्यूल है वो देखेंगे हम लोग. एंड फाइनली आएगा डिटेल डिज़ाइन, और ये डिटेल डिज़ाइन के अंदर हम लोग बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके जो भी सब मॉड्यूल है उसके कितने सब मॉड्यूल्स है, और वो सब मॉड्यूल्स के अंदर अभी कितने प्रोसेसेस या फंक्शंस हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे बनाएंगे, डिफाइन करेंगे. गेटिंग, ये पार्ट आएगा. एक बार डिज़ाइनिंग हो गया हम लोग के ये 3 लेवल के, उसके बाद में आएगा कोडिंग. सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, कोडिंग. कोडिंग के अंदर हम लोग कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, लाइक नेमिंग कन्वेंशंस और वो सब. लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था तब मैंने बताया था कि कोडिंग के अंदर हम आपके बाद अगर कोई दूसरा पर्सन अगर वहाँ पे आ रहा है तो उसको भी डिटेल नॉलेज होना चाहिए. आफ्टर कोडिंग कम्स टेस्टिंग वाला पार्ट. तो टेस्टिंग के अंदर वी हैव यूनिट टेस्ट, जिसमें सॉफ्टवेयर का एक छोटा छोटा यूनिट जो है वो टेस्ट करेंगे हम लोग, एक छोटा छोटा पार्ट इन शॉर्ट. देन
इंटीग्रेशन टेस्टिंग में एक यूनिट विल बी इंटीग्रेटेड विद अनदर यूनिट एंड वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि वो दोनों यूनिट आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, इजीली डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं कि नहीं. इफ़ वी पुट बोथ दिस यूनिट टुगेदर तो वो टाइम पे वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, और वो टाइम पे कोई नया बग या एरर तो जनरेट नहीं हो रहा है. ये इंटीग्रेटेड टेस्टिंग में होगा. उसके बाद में आता है सिस्टम टेस्ट. सिस्टम टेस्ट के अंदर आपके 3 टाइप रहते हैं. फंक्शनलिटी टेस्ट मतलब आपने जितने भी यूनिट्स बनाए आपके सॉफ्टवेयर के, वो सारे यूनिट्स को एक साथ हम लोग लेके आएंगे. मतलब आपका एक पूरा सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनेगा, कंप्लीट सॉफ्टवेयर या सिस्टम. और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर जितने भी फंक्शनलिटी है सारे सब यूनिट्स को कंबाइन करने के बाद में कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं. दैट्स व्हाट वी मीन बाय फंक्शनलिटी टेस्ट. देन जब 10 लोग 20 लोग अगर आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, वो टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर काफ़ी क्विक रिस्पॉन्ड करेगा. बट वही टाइम पे अगर उसके जगह पे अगर वी हैव 1000 2000 5000 पीपल, सो वो टाइम पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है, दैट्स व्हाट वी विल बी टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट. एंड उसके बाद में सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी और एज वी ऑल नो कि हम लोग अलग अलग लेवल पे अगर उसको लेके जाते हैं तो वो कितना इजीली एक्सेसिबल है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. बराबर है. तो अगर मैं उसको घर से ऑफिस से कितना ईज के साथ में यूज़ कर पाता हूँ, दैट्स व्हाट वी मीन बाय पोर्टेबिलिटी. और सिक्योरिटी एज वी ऑल नो क्या होगा सिक्योरिटी. देन कम्स एक्सेप्टेंस टेस्ट. एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर देखो आपके 2 टाइप रहते हैं. वाइट बॉक्स जिसको डेवलपर एंड पे टेस्टिंग बोलते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा था लास्ट टाइम टेस्टिंग जब सिखाया. दिस वाइट बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा टेस्टिंग और ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, या फिर इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं. मतलब वाइट बॉक्स अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स. इंटरनल आर्किटेक्चर पूरा विजिबल रहता है, इंटरनल आर्किटेक्चर का पूरा नॉलेज रहता है जो पर्सन यहाँ पे रहेगा उसको. उसके बाद में आता है ब्लैक बॉक्स टेस्ट जो यूजर एंड पे होता है, जिसको हम लोग बीटा टेस्टिंग भी बोलते हैं. या फंक्शनल टेस्ट होगा, मतलब टोटल जो भी फंक्शंस है उसमें इनपुट ऐड करके विल ट्राई टू चेक व्हाट इज द आउटपुट, और इसको हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट टेस्ट बोलते हैं. बराबर है. मतलब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि एग्जैक्टली अगर इंटरनल आर्किटेक्चर का नॉलेज नहीं हम लोग को, सिर्फ इनपुट डालेंगे और आउटपुट क्या मिल रहा है ये चेक करेंगे हम लोग. गेटिंग. और वाइट एंड ब्लैक के बीच में आता है एक शेड दैट इज अ ग्रे बॉक्स विच इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट. मतलब यहाँ पे जो भी रहेंगे उनको पार्शियल नॉलेज रहेगा ऑफ द सिस्टम, नॉट अ कंप्लीट नॉलेज. सो वी कैन से कि डेवलपर और टेस्टर दोनों के साइड से थोड़े लोग हो सकते हैं, या जो लोग हैं उनको पार्शियल नॉलेज है ऑफ दैट सिस्टम और वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ग्रे बॉक्स या सेमी ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, और ये सब किसके अंदर आता है, एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर. ठीक है. देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे उसके बाद आता है मेंटेनेंस पार्ट. तो मेंटेनेंस के अंदर आपके 4 टाइप के मेंटेनेंस रहेंगे जो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा. करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. सो ये आपके 4 टाइप हो गए. सो ये आपको पूरा याद रखना है. ठीक है. जो आपका मेन आपका जो भी हम लोगों का ऊपर जो भी हम लोगों ने पढ़ा ये कंसोलिडेटेड डायग्राम है, और ये सेम आपको हेल्प करेगा इन अदर जो हम लोगों के बाकी के जो हम लोगों के सब्जेक्ट आएंगे आपके टीवाई में, उसमें भी आपको ये डायग्राम बहुत इजीली हेल्प करेगा. सो ये प्रॉपरली याद रखना. ये जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है आपको ये नोट करना है, और चैट बॉक्स में भी ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. सो आप वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो. सो अभी तक जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा उसका ये कंसोलिडेटेड डायग्राम है. ये आपको विदाउट फेल ये याद रखना ही रखना है. ठीक है. इसके बिना काम नहीं चलेगा. और आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके लिए भी हम लोग ये एक कॉमन डायग्राम यूज़ कर सकते हैं. यू कैन से कि मैंने अपना खुद का एक SDLC यूज़ किया है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मल्टीपल SDLC टू डेवलप माई सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग अप्लाई किया, फिजिबिलिटी स्टडी अप्लाई किया. देन हम लोगों ने फिजिबिलिटी स्टडी के बाद में सिस्टम डिज़ाइन अप्लाई किया जिसके 3 टाइप्स है, आर्किटेक्चरल, हाई लेवल, डिटेल. उसके बाद में कोडिंग आ गया. कोडिंग के बाद में टेस्टिंग आएगा. टेस्टिंग के अंदर आपका यूनिट टेस्ट आएगा, इंटीग्रेशन टेस्ट आएगा, सिस्टम टेस्ट आएगा. सिस्टम टेस्ट के अंदर वापस आपके 3 सब टाइप्स आएंगे, दैट इज फंक्शनल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी टेस्ट आएगा.
देन सिस्टम टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में आता है एक्सेप्टेंस टेस्ट, जिसके अंदर आपके वापस दो सब टाइप्स आएंगे, एक अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट, या फिर वाइट बॉक्स बोल सकते हैं उसको और ब्लैक बॉक्स बोल सकते हैं। सो अल्फा टेस्ट जो है वो डेवलपर एंड पे होता है, बीटा टेस्ट यूजर एंड पे होता है, एज वी ऑल नो। सो ये आपका अभी तक का जो भी था वो हम लोगों ने कंसोलिडेटेड वे में डायग्राम देख लिया। और टेस्टिंग के बाद में लास्ट में आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर आपके चार टाइप रहते हैं, CAP², ये वे में याद रख सकते हो। C स्टैंड्स फॉर करेक्टिव मेंटेनेंस, A स्टैंड्स फॉर अडेप्टिव मेंटेनेंस एंड P² परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट कम्स सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर जो बना दिया है उसको हम लोग वापस बनाएंगे। वापस बनाने का मतलब है वहाँ पे हम लोग या तो अपना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करेंगे, या फिर जो लैंग्वेज हम लोगों ने यूज़ किया था वो लैंग्वेज को हम लोग वापस ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपको दिया है, यूनिक्स पहले जो बना था असेंबली लैंग्वेज में बना था, लेकिन बाद में जब सी लैंग्वेज आया विच वॉज वे सिंपल कंपेयर टू द असेंबली लैंग्वेज, तो हम लोगों ने यूनिक्स को री इंजीनियर करके सी में बना दिया, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के साथ वर्क करना वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। अब उसी के सामने आप देखो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज मोस्ट ऑफ विंडोज़ ओएस सी में बना था, लेकिन उसके बाद में जब हम लोग को उसका मोबाइल वर्जन और ये सब भी अगर डेवलप करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अप्लाई करेंगे एज एन व्हेन नीड्स अराइज। सो इसको हम लोग बोलते हैं री इंजीनियरिंग। एक सॉफ्टवेयर जो आपने पहले बनाया था उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम थे तो आपने वो प्रॉब्लम्स को टैकल किया या फिर सॉल्व करने का ट्राई किया, और वो सेम सॉफ्टवेयर को आपने रीडिज़ाइन या रीडेवलप किया यूजिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, व्हेन वी नीड टू अपडेट द सॉफ्टवेयर टू कीप इट टू द करंट मार्केट, हम लोग क्या करेंगे, विदाउट इम्पैक्टिंग इट्स फंक्शनलिटी, आपको उसके फंक्शंस में कहीं पे चेंजेस नहीं करना है, उसका फंक्शनलिटी जो है वो सेम वे में रहना चाहिए, वो और बेटर वे में काम करना चाहिए। तो जब आप ऐसे वर्कआउट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, इट इज थ्रू द प्रोसेस वेयर द डिजाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज चेंज्ड एंड द प्रोग्राम्स आर रीरिटन इन द अपडेटेड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा था, लेगेसी सॉफ्टवेयर्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब अगर हम लोग अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो वो लेगेसी फॉलो करना ईजी नहीं होता है या पॉसिबल नहीं होता है। जैसे जो चीज़ें अगर मैं आपको वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड कर रहा था, वो सेम चीज़ मैं आपको मोबाइल ऐप के ऊपर वो सेम वे में प्रोवाइड करूँ, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो क्या होगा, वे ऑफ फंक्शनलिटी, वे ऑफ वर्किंग जो है वो चेंज हो ही जाएगा, और वो आपको सीखना ही पड़ेगा। ये हम लोगों का डिफरेंस रहता है। यहाँ पे देखो क्या बोला आपको, लेगेसी सॉफ्टवेयर कैन नॉट कीप ट्यूनिंग विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट एज द हार्डवेयर बिकम ऑब्सोल्यूट, अपडेटिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर बिकम अ हेडेक। मतलब यहाँ पे जब अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है वो हेडेक बन जाता है। इवन इफ अ सॉफ्टवेयर ग्रोज ओल्ड विद द टाइम, फंक्शनलिटी डज नॉट चेंज। सॉफ्टवेयर कितना पुराना होगा, फंक्शनलिटी तो सेम ही रहेगा। लाइक सालों से हम लोग गूगल यूज़ कर रहे हैं तो उसका पर्पस सेम है, उसके अंदर अपडेशंस आते जाते हैं। हम लोग सालों से जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो उसका काम वही है, ईमेल सेंड या रिसीव करना, लेकिन उसके अंदर क्या होंगे, फंक्शनलिटी जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें हम लोग उसको और मैच्योर बनाते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने गूगल ड्राइव ऐड कर दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐड कर दिया, क्लासरूम ऐड कर दिया उस पर, देन हैंग आउट ऐड कर दिया, तो ये सब क्या है कि हम लोगों ने उसको अपडेट करते गए हम लोग। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय री इंजीनियरिंग। सो री इंजीनियरिंग में क्या होगा, एग्जिस्टिंग आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आपको क्या करना है। अब देखो री इंजीनियरिंग अलग हो गया, रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो कुछ अलग होता है, वो दोनों सेम नहीं है। री इंजीनियरिंग में एक सेम सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करेंगे, अपडेटेड टेक्नोलॉजी में रीराइट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वही दिया है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब अलग रहता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया, आपने SDLC के सारे स्टेप्स जो है वो आप रिवर्स में फॉलो करके कोई एक सॉफ्टवेयर को स्टडी करके उसके डिजाइन्स देख के हम लोग फाइनली उसके एक्चुअल यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं ना, वो समझने की ट्राई करेंगे। उसको हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। मतलब मेरे पास एक पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर रेडी है, और वो सॉफ्टवेयर जो रेडी है ना उसके ऊपर अब मुझे समझना है कि उसके हम लोगों ने मेंटेनेंस ये अप्लाई किया था, टेस्टिंग ये वाला किया था, ऐसे कुछ अलग अलग मॉड्यूल्स हम लोगों ने उसमें ऐड किए थे डेवलपमेंट में के टाइम पे। तो जो हम लोगों ने नए मॉड्यूल्स ऐड किए हैं उसमें,
या जितने मॉड्यूल्स ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर में थे उसके कंपैरिजन में उसका डिज़ाइन कैसा होगा, डिज़ाइन के बेस के ऊपर उसके रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो पूरा प्रोसेस हम लोगों ने रिवर्स में स्टडी करके एक्चुअल में आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया कि एग्जैक्टली ये सॉफ्टवेयर के लिए जो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स है वो क्या थे, क्यों हम लोगों ने बनाया था, उसका मेन पर्पस क्या था। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय रिवर्स इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग को रीस्ट्रक्चर करेंगे हम लोग और उसके बाद में फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करेंगे। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग मतलब वो सब समझने के बाद में आप वापस वो सॉफ्टवेयर को वापस बनाएंगे, ठीक है, और उसके फ्यूचर के स्टार्टिंग के जो प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे री इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या बोला है, डिसाइड व्हाट टू री इंजीनियर, क्या आपको वापस नए टेक्नोलॉजी में रीराइट करना है वो, उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या है वो, रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम इफ रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल चेंजिंग द फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो फंक्शनल, जैसे आप देखो कि सी जो है वो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो उसके अंदर क्या होगा, जब ये सारे जो फंक्शंस है मतलब ये जो सी लैंग्वेज जो है इसमें आपका रीयूजेबिलिटी बहुत मिनिमम रहता है, उसको हम लोग वापस चेंज नहीं कर सकते। तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग बहुत ईजिली रीयूज़ कर सकते हैं। उसके आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज बड़े बड़े मिलेंगे, राइट। सो ये आपके पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। उसके बाद में क्या बोला है, रीस्ट्रक्चर डेटा एज रिक्वायर्ड, एंड उसके बाद में अप्लाई फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कंसेप्ट इन ऑर्डर टू गेट री इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर। देन कम्स रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग एज वी डिस्कस्ड, आपको क्या करना है, रिवर्स में एसडीएलसी मॉडल फॉलो करना है। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम लोग एसडीएलसी कैसे फॉलो करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, देन टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। सो आपके पास इम्प्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, तो उसके बेस के ऊपर आप देखोगे आपने टेस्टिंग पार्ट क्या फॉलो किया था, वो टेस्टिंग आपने कौन से अलग अलग मॉड्यूल पे फॉलो किया था, वो मॉड्यूल के बेस के ऊपर उसका डिजाइनिंग क्या है, और डिजाइनिंग के बेस के ऊपर उसके रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है। सो ये वे में रिवर्स इंजीनियरिंग होगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे, जिसके बेस के ऊपर आपको प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस मिल सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो चालू होता है, और यू कैन से एक अलग से नया टॉपिक हम लोगों का ये यूनिट में, या नया चैप्टर, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट। आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर दो टाइप रहते हैं मेनली, एक यूजर रिक्वायरमेंट, एक सिस्टम रिक्वायरमेंट। या फिर आप रिक्वायरमेंट को दो वे में डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, उसके आगे देखो, एक्सप्लेन हाउ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये भी यहाँ पे इसी के अंदर आएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग आउट, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड चेकिंग द सर्विसेज दैट द कस्टमर रिक्वायर्स फ्रॉम द सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशनल कंडीशन इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। मतलब समझो कस्टमर को क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, देन जो कस्टमर रिक्वायरमेंट को हम लोग सिस्टम एंड उसके ऑपरेशनल कंडीशंस क्या हो सकता है उसके साथ वेरीफाई करके देखेंगे कि सारे कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, कहीं पे हम लोगों को कोई चेंजेस की ज़रूरत है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर है। सो ये आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया। नाउ रिक्वायरमेंट में रेंज फ्रॉम हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस, लाइक मैंने आपको बोल दिया कि ओके मुझे स्टूडेंट्स के लिए एक रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, एडमिशन की ज़रूरत है, ऑनलाइन लेक्चर हम लोग कंडक्ट कर सके ऐसे कोई सिस्टम की ज़रूरत है। और अ सिस्टम कंस्ट्रेंट में क्या होगा, अ डिटेल मैथमेटिकल फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस भी आ सकते हैं जिसमें हम लोग उसके एक्चुअल लॉजिक या एल्गोरिदम क्या लिखेंगे वो हम लोग बता सकते हैं। ओके, देन उसके आगे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट वी हैव अ टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, वन इज यूजर रिक्वायरमेंट। तो यूजर साइड के जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगे इसको हम लोग हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव अ सिस्टम रिक्वायरमेंट, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट सिस्टम शुड डू। ये आपके क्या हो गया, सिस्टम रिक्वायरमेंट हो गया, बराबर है। सो यूजर रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, एक नेचुरल लैंग्वेज में कोई डायग्राम्स के थ्रू क्या क्या सर्विसेज या क्या सिस्टम प्रोवाइड करेगा, वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वो सारे रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, है ना। तो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं, कंडीशन क्या हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि अगर हम लोग रिजल्ट जनरेशन ऑटोमेशन सिस्टम बना रहे
तो स्टूडेंट का जो रिजल्ट जनरेट होगा उसमें हम लोग ये कंडीशन रखेंगे कि अगर उसके केटी जो है, उसके नंबर ऑफ केटी आर लेस देन 3, तो ही कैन प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए उसका एडमिशन फॉर्म जो है या एडमिशन प्रोसेस वहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा वो। लेकिन अगर उसके केटी ग्रेटर देन 3 है, देन ही इज नॉट एलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन नेक्स्ट सेमेस्टर। और उसके साथ में सर्टेन चीज़ें हम लोग रिटर्न प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, सो दैट वो भी समझ पाए कि ओके हम लोग एग्जैक्टली उसके रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। और दोनों जब रेडी होंगे, दोनों जब अग्री करेंगे, उसी के बाद जाके हम लोग आगे उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट में आपको क्या बोला है, वी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट सिस्टम शुड डू। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला है, अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। सिस्टम रिक्वायरमेंट में डिटेल डिस्क्रिप्शंस होंगे ऑफ सिस्टम्स, क्या क्या फंक्शन करेंगे, क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और अगर वो कोई ऑपरेशन कर रहा है तो उसके कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं। आपको मिनिमम विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही रिक्वायर्ड रहेंगे, 4G कनेक्शन ही मिनिमम रिक्वायर्ड होगा, हाई स्पीड इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, राइट। और उसके बाद आपके पास एक अपडेटेड ब्राउज़र होना चाहिए। तो ये सारे आपके सर्टन कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, डिफाइन व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड और मे बी अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड अ कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे आपको डेफिनेशन एंड स्पेसिफिकेशन के कुछ एग्जांपल दिए, लाइक वी हैव अ यूजर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। क्या बोला है, लाइब्रेरी सिस्टम एक बनाना है। अब देखो जहाँ जहाँ पे भी हम लोग ये शेल वर्ड यूज करते हैं, दैट्स अ कंपल्शन। कहाँ पे भी, कहीं पे भी अगर हम लोगों ने शेल वर्ड यूज किया है तो वो फंक्शन या वो फंक्शनलिटी कंपलसरी आपको अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करना है। और जहाँ पे भी अगर हम लोगों ने शुड यूज किया है, मतलब आप उसको पॉसिबल है तो ऐड करो, नहीं पॉसिबल है तो छोड़ दो। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, वी हैव अ लाइब्रेरी सिस्टम शेल कीप ट्रैक ऑफ ऑल डेटा रिक्वायर्ड बाय कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसीज। आप देखो लाइब्रेरी, अगर वर्चुअल लाइब्रेरी की हम लोग बात करें तो उसके ऊपर बहुत सारे रेफरेंस बुक के पीडीएफ कॉपी, पीडीएफ फाइल्स हो सकते हैं, किसी के रिसर्च पेपर या थीसिस हो सकते हैं। तो अभी किसी का रिसर्च पेपर जो है वो एक ही है, लेकिन आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स जो है, वी हैव 500 स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे हैं। अब ये 500 में से अगर 100 स्टूडेंट्स भी अगर वो रिसर्च पेपर्स को रेफर करने आते हैं, तो वो टाइम पे आपके पास मल्टीपल उसकी कॉपीज होने चाहिए। तो वो कॉपीज आप कभी बना सकते हैं जब भी आपके पास कॉपीराइट लाइसेंस हो। देन रेफरेंस बुक अगर आप अपने साइट पे वर्चुअल लाइब्रेरी पे रख रहे हो, तो आपके पास वो जो वर्चुअल रेफरेंस बुक होगा, पीडीएफ कॉपी होगा, उसका भी आपके पास लाइसेंस, मतलब आपने परचेस किया हुआ वो पीडीएफ फाइल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने गूगल से जो फ्री में मिलता है ऐसा कोई डाउनलोड करके रखा हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। देन सिस्टम रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम लाइब्रेरी सिस्टम द रिक्वेस्टर शेल बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म दैट record details of user and request made. Then library system records रिक्वेस्ट फॉर्म शेल बी स्टोर्ड इन अ सिस्टम। मतलब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि अभी आपके पास जो सिस्टम बनेगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी कोई बुक इशू कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी पे आके काम कर रहे हैं, वो सारे जो डिटेल्स है ना वो 5 साल के लिए लाइब्रेरी के डेटाबेस में स्टोर रहेंगे। मतलब आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट कैसे हो गया, आपके पास 2 डेटाबेस रहेंगे अभी, ठीक है। एक डेटाबेस रहेगा जिसके अंदर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करेंगे, लाइक 1 साल पहले ये बुक इशू किया था ये स्टूडेंट ने, 2 साल पहले ये इशू किया था, वैसे जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनका हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रहेगा। और दूसरा करंट डेटाबेस रहेगा। तो मतलब आपका जो डेटाबेस है उसको भी आपको ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करना रहेगा। और करंट डेटाबेस को आपको हमेशा छोटा रखना पड़ेगा, सो दैट कम टाइम में क्विक रिस्पॉन्स मिल पाए आपको। अगर डेटाबेस का साइज अगर बहुत बड़ा बन गया तो आप कम टाइम में एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, लाइब्रेरी सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म्स शेल बी स्टोर्ड ऑन अ सिस्टम फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। ऑल लाइब्रेरी सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म्स मस्ट बी इंडेक्स बाय यूजर। ऑफ कोर्स अगर हम लोगों ने उनके सैप आईडी से अगर लिंक किया है तो नेक्स्ट टाइम अगर हम लोगों को वो स्टूडेंट का हिस्ट्री अगर चेक करना है तो हम लोग बहुत इजीली उसको इंडेक्स के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स वाइज ये फॉर्म ये स्टूडेंट ने
रिक्वेस्ट किया था और उसने ये सारे प्रीवियसली भी ऐसे कुछ बुक्स या रेफरेंसेस जो है वो इशू किए, या ये मटेरियल उसने पहले भी रिक्वेस्ट किया था। या फिर इसके बेस के ऊपर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हम लोग के पास आ रहे हैं लाइब्रेरी में, वो कौन से टाइप के बुक ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। उसकी कॉपी अगर हम लोग के पास कम है तो हम लोग सप्लायर को बोल के और नए कॉपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके वो एनालाइज करने में स्टूडेंट्स कौन से टाइप के बुक ज़्यादा रेफर कर रहे हैं, उनका बिहेवियर समझने के लिए, उनके रिक्वायरमेंट समझने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके साथ लाइब्रेरी सिस्टम को अपने सारे लॉग्स भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। लॉग्स मतलब डायरी काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे सारे जो रिक्वेस्ट है ना उसका हम लोग एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट बना के रखेंगे। For material where authors' lending rights apply, loan details shall be sent monthly to copyright licensing agencies that have registered with the library system. ठीक है, सो ये अगेन उसके लिए भी अलग से एक पैटर्न बनेगा। सो एग्जैक्टली ये सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं बना रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपके सॉफ्टवेयर के क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करेंगे। सो आपका सिस्टम या आपका सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट जैसे चेंज होगा, आपके वो सिस्टम रिक्वायरमेंट में भी उसी के हिसाब से चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रीडर में यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बोला है, यूजर रिक्वायरमेंट में आपके पास क्लाइंट मैनेजर रहेगा जो सारे रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। आपके सिस्टम के एंड यूजर्स रहेंगे, देन क्लाइंट इंजीनियर्स रहेंगे जो टाइम टू टाइम वो सॉफ्टवेयर को और बनाएंगे, उसके अंदर मेंटेनेंस अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर्स रहेंगे जो मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है। सिस्टम आर्किटेक्चर जो है उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, अगर कहीं पे चेंजेस होता है तो यहाँ पे भी चेंजेस आने चाहिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट में सिस्टम एंड यूजर्स रहेंगे, क्लाइंट इंजीनियर्स सेम यहाँ पे भी वही सेम आएंगे, बिकॉज क्लाइंट इंजीनियर्स ही दोनों साइड के डेवलपमेंट करेंगे, सिर्फ एक साइड के नहीं। साथ में सिस्टम आर्किटेक्ट भी रहेंगे जो सिस्टम को पूरा डेवलप करेंगे। देखो दोनों में सेम पॉइंट्स है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दोनों में सेम पॉइंट्स है, बिकॉज क्लाइंट इंजीनियर्स, सिस्टम आर्किटेक्ट ये दोनों में रहेंगे, और सिस्टम एंड यूजर्स ये तीनों में, मतलब ये तीन जो है वो दोनों में रहेंगे, बराबर है, बिकॉज दोनों में वो सेम काम कर रहे हैं। और लास्ट में आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेंगे जो ये सॉफ्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ विल टेक 5 minutes ब्रेक, देन वापस कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलो गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग। हेलो, ओके, ध्यान से देखना। अभी करने के लिए हम लोग के पास वापस सर्वर के कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, या फिर वी कैन से कि सर्वर कंप्यूटर भी उतना पावरफुल आना चाहिए। देन नेक्स्ट जो आपका पार्ट है दैट इज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आपको क्या बोला है, स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज द सिस्टम शुड प्रोवाइड, हाउ सिस्टम शुड रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर इनपुट एंड हाउ सिस्टम शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसको आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट बोलेंगे। मतलब अगर मैंने 3 बार रॉन्ग लॉगिन किया तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो रहा है कि नहीं, वो आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मैंने साइन अप किया है और वही सेम ईमेल आईडी से अगर मैं वापस साइन अप कर रहा हूँ तो फिर मेरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने एक बार एग्जाम दे दिया, मुझे केटी लग गया, और वापस अगर मैं लेट्स सपोज कि हम लोग ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं, अब कोई एक स्टूडेंट मोबाइल से भी रजिस्टर करके टेस्ट दे रहा है और लैपटॉप से भी रजिस्टर करके टेस्ट दे रहा है। मतलब एक स्टूडेंट ने 2 डिवाइस से लॉगिन करके टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो वो टाइम पे आपके जो सिस्टम है वो एक SAP आईडी पे 2 लॉगिन या 2 स्टूडेंट्स को एग्जाम अटेम्प्ट करना अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये सारे चीज़ें, मतलब हम लोगों ने जो लॉजिक या एल्गोरिदम लिखा है ना, उसके हिसाब से आपके सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शंस कैसे बिहेव कर रहे हैं वो देखेंगे। देन कम्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या बोला है, कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन है। सो वी हैव सम कंडीशन ऑन सर्विसेज और फंक्शंस ऑफर्ड बाय अ सिस्टम सच एज टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। अब देखो कि अगर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एक बार वापस देख लेते हैं क्विकली। सो यहाँ पे देखो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपको क्या बोला है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट लाइक स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस द सिस्टम शुड प्रोवाइड, हाउ द सिस्टम शुड रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर इनपुट, हाउ द सिस्टम शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। लाइक जैसे हम लोग अगर बात करते हैं कि मैंने अगर किसी का अगर अकाउंट अगर एक्सेस करने की मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ
और उसके जगह पे अगर मैं प्रोफेसर का अकाउंट एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, आप देखो जीमेल का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, आप नॉर्मली कोई एक कंप्यूटर से बार बार लॉग इन कर रहे हैं और उसका जो फिंगरप्रिंट है ना वो सर्वर पे रजिस्टर रहता है। मतलब आप कौन से कंप्यूटर पे लॉग इन करते हैं, उसके पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और उसका ब्राउजर वर्जन कौन सा है, ये सब कंबाइन होके आपका कंप्यूटर का फिंगरप्रिंट बनता है। एंड सडनली अगर आप कॉलेज के कंप्यूटर से ट्राई करेंगे तो आपको इमीडिएटली सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आता है कि आपका अकाउंट जो है वो कोई अननोन कंप्यूटर से एक्सेस हुआ है, राइट। सो वो क्या हो गया कि सर्टेन सिचुएशन पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बिहेव करेगा, है ना, वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, वो कैसे रिएक्ट करेगा या उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब मैं अगर कोई पर्टिकुलर इनपुट देता हूँ और वो इनपुट अगर करेक्ट नहीं है, देन हाउ इट शुड रिएक्ट on particular situation and with respect to some particular inputs which is provided from the user's side। वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या इनपुट पे क्या फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए या वो फंक्शन ने आउटपुट क्या देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद में अगर मैं वहाँ पे अगर कोई एक स्पेसिफिक व्हाट वी से कि अगर मैं वहाँ पे अगर यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद में अगर मैं वहाँ पे OTP जो प्रोवाइड किया होगा मुझे सपोज लॉगिन के लिए, वो अगर मैं नहीं एंटर करता हूँ तो मुझे वहाँ पे जो अकाउंट एक्सेस है वो नहीं मिलना चाहिए। एंड सपोज कि फर्स्ट टाइम मैंने जो OTP डिमांड किया था वो मुझे लेट आया और OTP का वैलिडेशन ड्यूरेशन सपोज 2 मिनट्स ही था और वो 2 मिनट्स के बाद में अभी आपने वापस नया OTP जनरेट किया है और वो टाइम पे अगर मैं पुराना OTP अगर एंटर कर रहा हूँ जो एक्सपायर हो गया, देन इट शुड नॉट अलाउ मी टू लॉग इन इनटू दैट सिस्टम। एंड अगर मल्टीपल अगर मेरे रॉन्ग लॉग हो रहे हैं तो उसके बाद में इट शुड आस्क फॉर कैप्चा कोड, आपने देखा रहेगा बहुत बार। तो वो सब जो है वो यहाँ पे होना चाहिए बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर इनपुट। देन आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो उसमें क्या बोल रहा है, कंस्ट्रेंट्स ऑन द सर्विसेज और फंक्शंस ऑफर्ड बाय द सिस्टम सच एज टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स हो सकता है। ऑनलाइन एग्जाम अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो टाइम पे आप सर्वर का क्लॉक जो है इट शुड ऑलवेज बी वेरी मच सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लाइंट्स अकाउंट। सो मेरा कंप्यूटर में सपोज अगर टाइम मैंने अगर चेंज कर दिया, सो उसके बाद भी मेरा कंप्यूटर का जो सर्वर का जो टाइमिंग है मेन ऑनलाइन सर्वर पे जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो वो टाइमिंग जो है वो हमेशा सर्वर के टाइमिंग के साथ में ही सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। सेकेंड थिंग, अगर मैं कोई US यूनिवर्सिटी का अगर एग्ज़ाम दे रहा हूँ इंडिया से, तो वहाँ पे टाइमिंग अलग है और इंडिया का टाइमिंग जो टाइम स्टैम्प है उसमें डिफरेंस है। तो उन्होंने इंडियन टाइम के हिसाब से अगर मुझे बोला है कि 6 o'clock अगर मेरा एग्ज़ाम है तो वो सर्वर जो है वो यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से मैच करके आपको प्रोवाइड करेगा कि ओके एग्जैक्टली व्हाट टाइम पे यहाँ पे वो सर्वर जो है वो एग्ज़ाम एक्टिव करेगा और कभी वो एंड करेगा। सो दोज आर टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स, बराबर है। देन स्टैंडर्ड जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे लाइक वी एज यू कैन सी कि हम लोग के पास जो MS टीम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देखो कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के टाइम स्टैंडर्ड्स है, बराबर है। देन डोमेन रिक्वायरमेंट होते हैं। सो डोमेन रिक्वायरमेंट में हम लोग बेसिकली बता दें कि हर एक एप्लीकेशन का एक डोमेन होता है कि ओके अगर मेरा अगर रिजल्ट जनरेशन अगर सिस्टम है तो उसके ये स्पेसिफिक डोमेन में आएगा, ये स्पेसिफिक कॉमन फंक्शंस रहेंगे उसके, लेकिन डिटेल में उसके फंक्शनलिटी और उसके डिटेलिंग दूसरे जो फंक्शंस है वो चेंज भी होंगे। ओके, नाउ कम्स द फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाला पार्ट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, डिस्क्राइब व्हाट सिस्टम शुड डू and depends on the type of software, expected users and type of systems where the software is used। तो functional requirement में सबसे पहले क्या आएगा, user requirements में भी high level statements रहेंगे, बराबर है। या फिर high level statements के साथ में देखो क्या बोला है, functional user requirement में भी high level statements, मतलब आप जो यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे दोज आर हाई लेवल स्टेटमेंट व्हाट सिस्टम शुड डू। बट अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट, कि अगर मुझे वीडियो कॉल करना है सो आई रिक्वायर्ड दिस कॉन्फ़िगरेशन वाला स्मार्टफोन विथ फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा होना चाहिए। मेरे पास अगर वीडियो कॉलिंग अगर करना है तो मुझे कंपलसरी 4G कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा एंड अदर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है, लाइब्रेरी सिस्टम, अ लाइब्रेरी सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ सिंगल इंटरफेस
वो नंबर ऑफ डेटाबेसेस ऑफ आर्टिकल इन डिफरेंट लाइब्रेरीज। सो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि अ लाइब्रेरी सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ सिंगल इंटरफेस, मतलब एक ही साइड से आप मल्टीपल अलग अलग लोकेशन से, जैसे आप देखो कि अगर हम लोग गूगल पे, तो दैट प्रोवाइड्स यू अ सिंगल इंटरफेस, जहाँ से आप कोई भी अलग अलग आर्टिकल जो अलग अलग वेबसाइट पे है, या नोट्स या सम पीडीएफ जो अलग अलग वेबसाइट पे है, वो आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। यूजर कैन सर्च फॉर डाउनलोड एंड प्रिंट दिस आर्टिकल फॉर पर्सनल स्टडी एज वेल। सो ये क्या हो गया, लाइब्रेरी सिस्टम का बेसिक यूज हो गया। देन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आपको क्या बोला है, यूजर शेल। देखो अभी ये शेल जो है ये कंपल्शन है, शेल बी एबल टू सर्च आइदर ऑल द इनिशियल सेट ऑफ डेटाबेसेस or the initial set of databases or select a subset from it। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कॉलेज का पूरा डेटाबेस अवेलेबल है, तो मैं मेरे लाइब्रेरी में जो भी बुक्स है वो सारे एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सारे एक्सेस नहीं करना है, तो वो टाइम पे आपके पास सबसेट होना चाहिए। सबसेट का मतलब कि मैं बीएससी आईटी डिपार्टमेंट के मेरे पास बुक्स रहेंगे और उसके अंदर मैं एफवाई बीएससी आईटी या एसवाई बीएससी आईटी स्पेसिफिक जो बुक्स है वो ही मैं एक्सेस कर सकूँ, ये सबसेट का ऑप्शन भी मेरे पास होना चाहिए। The system shall provide appropriate viewers for user to read document in the document store। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या बोला है, शेल बोला है, मतलब कंपलसरी सिस्टम शेल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट व्यूअर्स फॉर द यूजर टू रीड डॉक्यूमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट स्टोर। एवरी ऑर्डर शेल बी अलोकेटेड अ यूनिक आईडी, मतलब जब कभी आप लाइब्रेरी से कोई एक बुक अगर ऑर्डर करेंगे तो उसको एक यूनिक आईडी, ऑर्डर आईडी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो वो हर एक ऑर्डर जो आप ऑनलाइन देते हैं उसके लिए एक यूनिक ऑर्डर आईडी डिफाइंड रहता है, और वो ऑर्डर आईडी के बेस के ऊपर ही हम लोग बताएंगे कि ओके ये ऑर्डर सक्सेस हुआ, फेल हुआ या रिफंड जाने वाला है, वो सब वो ऑर्डर आईडी के बेस के ऊपर ही उसी का रेफरेंस लेके हम लोग को पता चलेगा। देन रिक्वायरमेंट इम्प्रिसिजन, क्या बोला है, प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन रिक्वायरमेंट आर नॉट प्रिसाइजली स्टेटेड। मतलब अभी मैंने आपको इन जनरल बोल दिया कि चलो ठीक है हम लोगों को रिजल्ट जनरेशन सिस्टम बनाना है या रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है। अब ये सुनने में बहुत इजी लगता है, आपने सुना बोला ठीक है आपको जो सब्जेक्ट्स रहेंगे स्टूडेंट्स के उसके मार्क्स हम लोग एंटर करेंगे और उसके बेस के ऊपर जो स्टूडेंट है उसको कितने परसेंट आए हुए हैं वो परसेंटेज हम लोग वहाँ पे असाइन कर देंगे, या परसेंटेज के बेस के ऊपर A B C O जो भी ग्रेड असाइन करना है वो कर देंगे। बट आप जब डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, बिकॉज अगर मैं BSc का ग्रेडिंग सिस्टम या उसका एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा तो उसमें आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। उसी के सामने जब अगर मैं कॉमर्स या आर्ट्स की बात करूंगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट अलग रहेंगे, वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम अलग रहेगा उसका। वी डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल्स फॉर आर्ट्स और फॉर कॉमर्स, उस वहाँ पे इट माइट पॉसिबल कि आपको कोई थीसिस लिखने बोल रहे हैं या कोई एक प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं, और उसमें जितने मार्क्स हम लोग को प्रैक्टिकल में मिलते हैं उतने ही मार्क्स उनको वहाँ पे मिलेंगे, वो भी ज़रूरी नहीं है, राइट। और उसके साथ में आई कैन से कि सपोज हम लोग को BSc के अंदर ओनली 3 KTs आर अलाउड, और उसमें भी अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इंटरनल में KT है, प्रैक्टिकल में KT है, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे सपोज थियरी में भी KT है। सो कोई एक ही सब्जेक्ट में मुझे 3 KT भी हो सकते हैं, इंटरनल, प्रैक्टिकल एंड थियरी। तो वो टाइम पे हाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट, राइट। और उसके बाद में अगर कोई एक स्टूडेंट जिसको सेकेंड ईयर में एक भी KT नहीं है लेकिन फर्स्ट ईयर का एक KT प्रेजेंट है, देन ही शुड नॉट बी अलाउड और एलिजिबल फॉर थर्ड ईयर। सो ये वे में आप देखो कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आते हैं, बहुत सारे इंटरनल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं जो आपको वो सिस्टम को क्लियरली समझने के बाद ही पता चलता है। सो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम कभी आता है जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स आर नॉट अ प्रिसाइजली स्टेटेड। मतलब आप जब डेवलप करना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिक्वायरमेंट नहीं दिया है, ये रिक्वायरमेंट नहीं दिया है, एग्जैक्टली जो यूनिवर्सिटी का BSc के लिए ग्रेडिंग सिस्टम है वो नहीं बताया, या उसका BCom का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो नहीं बताया। और ये सब बताने के बाद में भी दे माइट बी डिफरेंट सिचुएशंस या कंडीशन कि सपोज कि हम लोग के पास इतने स्टूडेंट्स है जिनको कुछ ऐसा रिजल्ट मिला हुआ है, कोई एक स्टूडेंट है जिसको इतने KT लग गए, या समझो कि हम लोग के पास एक केस था जिसमें एक स्टूडेंट सेकेंड ईयर में ही था फॉर 6 years, मतलब वो ड्रॉप हो गया और उसके बाद में कंटिन्यूसली वो KT एग्जाम्स ही दे रहा था। अब जब उसने ड्रॉप होना चालू हुआ वो टाइम पे सिलेबस ओल्ड था, अब वो ड्रॉप होने के बाद में कंटिन्यूस जब वो वापस एग्जाम दे रहा है वो टाइम पे न्यू सिलेबस आ गया,
और यूनिवर्सिटी मैक्सिमम 6 years आपको प्रोवाइड करते हैं टू कंप्लीट एनी स्पेसिफिक डिग्री कोर्स। अब 6 years अगर कंप्लीट हो गए और फिर भी अगर वो BSc IT क्लियर नहीं कर पाया और उसके बाद वापस अगर उसको F5 BSc IT से स्टार्ट करना है, देन व्हाट्स गोइंग टू बी अ कंडीशन फॉर दैट, राइट। सो ये सब है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्बिग्यूअस रिक्वायरमेंट है, मतलब वो यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया कि अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना। देन कंसिडर द टर्म अप्रोप्रिएट व्यूअर्स, मतलब यूजर इंटेंशन क्या है, स्पेशल पर्पज व्यूअर्स हो सकते हैं फॉर ईच डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप। सो वो टाइम पे हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे, उसको हम लोग कैसे बिहेव करेंगे, वो आएगा। देन उसके बाद में क्या बोला है, डेवलपर इंटरप्रिटेशन। डेवलपर इंटरप्रिटेशन में क्या बोला है, प्रोवाइडेड टेक्स्ट व्यू दैट शोज द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। लाइक मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग किसी को एक्सेल व्यू देंगे, PDF व्यू देंगे, या डायरेक्टली वर्ड पे जो वेब डॉक्यूमेंट है उसी के ऊपर हम लोग उसको टेबल फॉर्मेट में वो सारी चीज़ें बता देंगे, है ना, ये हो सकता है। सो आप देखो कि यहाँ पे अभी आपको वही सेम चीज़ दी है, रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और उसमें कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या रहेगा कि इन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट शुड बी बोथ कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। कंप्लीट का मतलब ऑल सर्विस रिक्वायर्ड बाय द यूजर शुड बी डिफाइंड कंप्लीट ऑन अ कंप्लीट बेसिस। एंड कंसिस्टेंट का मतलब क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट शुड नॉट हैव अ कन्फ्लिक्ट और अ कॉन्ट्राडिक्शन इन द डिस्क्रिप्शन। मतलब क्लियरली डिफाइंड हो आना चाहिए कि ओके यही हम लोग की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, रिलेटेड टू एमर्जेंट प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रेंट्स। एमर्जेंट प्रॉपर्टी आर रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम। अभी यहाँ पे आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दी है, देखो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या बोले, लाइक वी हैव अ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कम फेलियर्स आ रहे हैं, बहुत क्विकली हम लोग जो एरर्स है, अगर फेलियर आ रहा है तो अपने सिस्टम को बहुत क्विकली हम लोग रिकवर कर पा रहे हैं। रिस्पॉन्स टाइम बहुत उसका प्रॉपर है, लाइक इफ आई से कि रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ सिस्टम इज लेस देन 2 seconds, मतलब इट्स अबोव एक्सपेक्टेशन, बहुत अच्छा। अगर 2 to 6 seconds के बीच में, दैट मीन्स उसका जो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो एज पर एक्सपेक्टेशन है, जो हम लोगों ने अज्यूम किया था वैसे ही बना हुआ है। और 6 to 9% के 6 to 9 seconds के बीच में अगर है, मतलब हम लोग के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा पुअर है। और अगर ग्रेटर देन 9 seconds अगर रिस्पॉन्स टाइम है, इट मीन्स कि वहाँ पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एक कुछ इनपुट देने के बाद में अगर यूज़र को 10 seconds या उससे ज़्यादा टाइम तक अगर वेट करना पड़ता है फॉर सिस्टम टू जनरेट आउटपुट, दैट मीन्स इट्स वेरी 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 पुअर। सो ये हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डालते हैं। प्रोसेस रिक्वायरमेंट में ऑल्सो भी स्पेसिफाइड मैंडेटिंग अ पर्टिकुलर केस सिस्टम। लाइक जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रोसेस रिक्वायरमेंट हम लोग कैसे बताएंगे, लाइक रिजल्ट सिस्टम है तो उसके क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, कॉलेज एडमिशन सिस्टम है तो उसके क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ प्रोसेस केसेस। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में भी मोर क्रिटिकल देन अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मतलब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बाकी के रिस्पॉन्स टाइम, आपका सर्वर कैपेसिटी कैसा होना चाहिए, नेटवर्क का आर्किटेक्चर आपका कैसा होना चाहिए। सो आपका सॉफ्टवेयर आपने कितना भी अच्छा बना लिया, उससे ये मतलब नहीं होता है कि आपका सॉफ्टवेयर उतना अच्छा चलेगा, लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी अगर मैच करेंगे तभी आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट का आउटपुट या रिजल्ट जो है वो और बेटर मिलेगा। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 होना चाहिए, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा, अपडेटेड ब्राउज़र होना चाहिए। सो दोज आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट टाइप्स कौन से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। सब मेनली कैटेगराइज इन 3 टाइप्स, प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आएगा, क्या उसका एग्जैक्ट यूजेबिलिटी है वो हम लोगों ने क्लियरली डिफाइन किया है क्या, ये फर्स्ट पॉइंट आएगा। उसके बाद में एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, कितना एफिशिएंट है, अगर फेल हो रहा है तो कितना क्विकली खुद को वापस स्टार्ट कर रहा है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, परफॉर्मेंस। जैसे मैंने बोला कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, 2 लोग काम कर रहे हैं तभी और 2000 लोग काम कर रहे हैं तभी कैसा परफॉर्म कर रहा है वो। देन स्पेस रिक्वायरमेंट, मतलब वो कितना आपको उस हार्ड डिस्क एंड रैम स्पेस कितना रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो देखेंगे। देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, अगर फेलियर आ रहा है तो वो कितना क्विकली खुद को रिकवर कर पा रहा है ना, अपडेट कर पा रहा है।
और उसके साथ में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सो रिलायबिलिटी के अंदर ये भी देखेंगे हम लोग कि उसका रिस्पांस कितना क्विक है और मिनिमम फेलियर्स आने चाहिए और रिकवरी जो है वो फास्ट होना चाहिए। पोर्टेबिलिटी, अगर मैं उसको विंडोज़ से अगर लिनक्स पे पोर्ट कर रहा हूँ या लिनक्स से अगर मैं यूनिक्स या सोलारिस पे पोर्ट कर रहा हूँ या मैक पे डाल रहा हूँ, सो वहाँ पे भी वो सेम वे में वर्कआउट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, उसमें क्या बोला है, डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स कुछ रहेंगे, बराबर है कि आप ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके कुछ उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। एक एग्जैक्ट स्टैंडर्ड जो है वो मैच होना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ISO स्टैंडर्ड मैच होगा तो ही हम लोग वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में इंटरऑपरेबिलिटी है, मतलब मोबाइल से और कंप्यूटर से दोनों से सेम वे में वर्कआउट होना चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट आ सकते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग के पास कोई लेट्स सपोज कि हम लोग के पास कोई एक सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर कोई बहुत क्रिटिकल पार्ट्स है, उसके एल्गोरिदम्स है, और या फिर हम लोग उसको कोई एक जैसे समझो कि अमेज़ॉन है। अब अमेज़ॉन के अंदर उनका जो डिलीवरी सिस्टम है वो डिलीवरी सिस्टम इंडिया में काम कर रहा है, तो इंडिया में अगर उन्होंने बोला है कि ओके हम लोग के डिलीवरी पॉलिसी के हिसाब से अगर आप कोई प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो 3 डेज़ में आपका कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो वो सेम चीज़ हो रहा है। या हम लोग जब प्रोडक्ट परचेस करने के बाद में जब अगर हम लोग रिफ़ंड डिमांड कर रहे हैं तो वो रिफ़ंड उसके साइड से आ ही नहीं रहा है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके अगेंस्ट। अगर आपको डिलीवरी बोला था कि 3 दिन में होना चाहिए तो वो 3 दिन के अंदर ही वो डिलीवरी कंप्लीट होना चाहिए। सो दोज आर एथिकल, मतलब आप कोई एक एथिक्स पे काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्लाइंट आपके पास आपके ऊपर ट्रस्ट करे, ये कंडीशन होना चाहिए। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे वी हैव लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, मतलब वहाँ पे हर एक जगह पे अपने स्टेट के या कंट्री के कुछ ना कुछ अपने कल्चर के हिसाब से रूल्स या लॉ रहेंगे। जैसे सर्टन प्रोडक्ट, जैसे आप देखो कि इंडिया में लिकर, सिगरेट्स, ऐसे सर्टन प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली आपको कहीं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन साइट से डिलीवर नहीं होंगे, और वही सेम चीज़ सपोज यूएस में अगर आप डिमांड करते हैं इट माइट पॉसिबल वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो क्या है, हम लोग यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है, जो पैटर्न है वो अलग है, और उसमें भी अगर आप ड्राई स्टेट से अगर हो और वहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ डिमांड कर रहे हैं, अगर मिल भी रहा है तो वहाँ पे वो डिलीवरी नहीं होना चाहिए। दोज आर द लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। और उसके अंदर वापस 2 पॉइंट्स आएंगे, एक प्राइवेसी होगा, प्राइवेसी पॉलिसी कितने स्ट्रांग है, और सेकेंड इज सेफ्टी वाला पार्ट। सो आई होप दिस रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद में आप देखो कि आपको एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, लाइब्रेरी सिस्टम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसके अंदर ओके अब यहाँ तक मैंने जो भी कुछ एक्सप्लेन किया, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। टॉपिक इज लाइब्रेरी सिस्टम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है हम लोग के पास। सो देखो अब सेम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब ऊपर जो हम लोगों ने नॉन फंक्शनल टाइप्स पढ़े उसी को हम लोग अभी लाइब्रेरी सिस्टम के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, लाइब्रेरी सिस्टम के लिए प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट रहेंगे, लाइक यूजर इंटरफेस कैसा रहेगा लाइब्रेरी सिस्टम का। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, शेल बोला है, मतलब कंपलसरी यूजर इंटरफेस फॉर लाइब्रेरी सिस्टम शेल बी इम्प्लीमेंटेड एज सिंपल HTML विदाउट फ्रेम्स और जावा एप्लेट रहेगा। सो ये हम लोग यहाँ पे कंपलसरी बताएंगे कि ओके आप HTML के थ्रू ही कर रहे हैं या जावा एप्लेट डाल रहे हैं। जावा एप्लेट मतलब जावा के थ्रू हम लोग GUI ऐड करेंगे, राइट। देन उसके आगे क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट शेल कन्फर्म टू द प्रोसेस एंड जो आप डिलीवरेबल्स बोले तो वो डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वही सेम यहाँ पे डिलीवर भी होना चाहिए। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, सिस्टम शेल नॉट डिस्क्लोज एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए। तो अगर मैं अगर एक मेंबर वो लाइब्रेरी का, तो मुझे मेरे इन्फॉर्मेशन दिखने चाहिए, दूसरे जो यूजर्स है उस पर उसके इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मुझे नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या रहता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, देखो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मे बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टेट प्रिसाइजली एंड इम्प्रिसाइज रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली बताना कि प्राइवेसी पॉलिसी कितने लेवल तक रहेगा, लेजिस्लेटिव रूल्स क्या है बहुत बार, या प्रोडक्ट के मेन रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ना, डिलीवरी रिक्वायरमेंट या एग्जैक्ट कौन से स्टैंडर्ड्स मैच होने चाहिए,
एथिकल इश्यूज कौन से हम लोग फॉलो करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी आपको कितना प्रोवाइड करना है। सो कभी कभी ये जो है ना, ये हम लोग प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर पाते, तो बनने के बाद में देन आपको मेंटेनेंस पार्ट में पता चलता है कि ओके ये स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था, ये पॉइंट ऐसा नहीं था, प्राइवेसी पॉलिसी आपको और अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये सब बाद में आता है। सो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले क्या बोला है, गोल अ जनरल इंटेंशन ऑफ अ यूजर सच एज ईज ऑफ यूज होना चाहिए, रिकवरी फ्रॉम फेलियर होना चाहिए, एक्सेट्रा, बराबर है। देन वेरीफाइबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, अ स्टेट यूजिंग सम मेजर्स दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड, ये होना चाहिए वेरीफाइबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देन गोल्स रहेंगे। सो गोल्स में आपको देख क्या बोला है, जनरल इंटेंशन क्या रहेगा उस सिस्टम का, दैट इज व्हाट वी मीन बाय गोल। तो आपका जो गोल है उसके दैट विल हेल्प डेवलपर टू कन्वे द इंटेंशन ऑफ द सिस्टम यूजर कि एग्जैक्टली क्या बनाना है। एग्जाम्पल क्या है, सिस्टम गोल, सिस्टम शुड बी इजी टू यूज बाय एक्सपीरियंस कंट्रोलर एंड शुड बी, अब देखो यहाँ पे शुड लिखा है दोनों साइड पे, है ना, मतलब कंपलसरी नहीं है। अगर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा तो इट माइट पॉसिबल कि वो थोड़ा डिफिकल्ट भी बन सकता है यूज करने के लिए। सो कंपलसरी नहीं है कि आपको सिस्टम सिंपल ही बनाना है, बिकॉज टाइम टू टाइम यहाँ पे वो चेंजेस आएंगे। सो द सिस्टम शुड बी इजी टू यूज बाय एक्सपीरियंस्ड कंट्रोलर एंड शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट यूजर एरर्स आर मिनिमाइज्ड। 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। मिनिमम एरर आए मतलब ये वे में आप उसको GUI यूजर फ्रेंडलीनेस बनाओ, मतलब यूजर फ्रेंडली इतना होना चाहिए कि यूजर के जो मेन जो उनके जो एरर्स है वो मिनिमम रहे, ओके। और उसके आगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सो नेक्स्ट आपको क्या बोला है, अ वेरीफाइबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। क्या दिए वेरीफाइबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस कंट्रोलर शेल बी, अब देखो यहाँ पे शेल लिखा हुआ है मतलब दिस इज कंपल्सरी। एक्सपीरियंस कंट्रोलर जो है वो शेल बी एबल टू यूज ऑल सिस्टम फंक्शन, बिकॉज वो सारे फंक्शन जब यूज करेंगे तभी हम लोग सक्सेसफुली एक पूरा जो लाइब्रेरी सिस्टम है उसको कंप्लीटली हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। और वो भी अगर 2-3 घंटे के ट्रेनिंग में अगर मैं बता पाऊँ, इट मीन्स कि आपका जो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है इट्स वेरी सिंपल, ओके। After this training, average number of errors made by experienced user shall not exceed 2 per day. So ये देखो अगर ये नंबर ऑफ एरर्स अब एक दिन में अगर 10, 15, 20 एरर अगर आ रहे हैं, सो वो प्रॉपर नहीं है, मतलब आपका सिस्टम जो है वो बहुत पुअर है, आपको उस पर और वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक तो आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस यूजर शेल नॉट एक्सीड, एरर जो मिलेंगे या एरर मेड बाय एक्सपीरियंस यूजर शेल नॉट बी एक्सीड 2 पर डे। अब एरर यूजर के साइड से, एक्सपीरियंस यूजर के साइड से एरर क्या होगा, मतलब आपका सिस्टम जो है वो इतना क्लियर नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो वर्किंग के टाइम पे वो यूजर के साइड से एरर आ सकते हैं, है ना। अब वो एरर्स को आपको सॉल्व करना है, रेक्टिफाई करना है, ओके। अब रिक्वायरमेंट मेजर्स देखो क्या दिए यहाँ पे, रिक्वायरमेंट मेजर्स। सो प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट क्या दिया है, स्पीड, सो स्पीडी वे में होना चाहिए। अ प्रोसेस्ड ट्रांजेक्शन और पर सेकेंड कितने रहेंगे वो हम लोग बता रहे हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि ओके लेस देन 2 सेकेंड, 2 to 6 सेकेंड्स, वो सब होगा। यूज़र और इवेंट रिस्पॉन्स टाइम कितना है वो बताएंगे, स्क्रीन रिफ्रेश टाइम कितना है वो बताएंगे, बिकॉज इट माइट पॉसिबल कि समटाइम स्क्रीन आपका रिफ्रेश ही नहीं हो रहा है ना, तो वो स्क्रीन रिफ्रेश टाइम भी जल्दी से होना चाहिए। अगर स्क्रीन रिफ्रेश टाइम अगर जल्दी नहीं हुआ तो भी इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। आप देखो कि अगर हम लोग लेक्चर के बीच में साथ में चैटिंग ऑप्शन भी दे रहे हैं, सो चैटिंग ऑप्शन का मतलब क्या है, यूज़र के साइड से अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो सेम अपडेट जो है वो प्रोफेसर को मिलना चाहिए। अब अगर स्क्रीन रिफ्रेश टाइम अगर डिले हो गया तो हम लोग का वो टॉपिक कंप्लीट होने के बहुत टाइम के बाद में वो जो क्वेश्चन है वो हाईलाइट होगा टू प्रोफेसर, तब पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से टॉपिक के लिए, या फिर कोई टॉपिक खत्म होने के बाद में कोई क्वेश्चन क्यों पूछा। देन साइज कितने MB का होना चाहिए। अब मोबाइल के ऊपर अगर वो सॉफ्टवेयर जाना है तो उसका साइज मिनिमम होना चाहिए, अगर बहुत बड़ा अगर साइज रहेगा तो पीपल विल अवॉइड इंस्टॉलिंग दैट, बिकॉज ऑलरेडी वो उनके फ़ोन में बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, है ना। रोम पे भी कितने नंबर ऑफ रोम चिप्स के ऊपर वो इजीली वर्क कर पाएगा। ट्रेनिंग टाइम कितना लग रहा है ईज ऑफ यूज़ में, मतलब कितना यूज़र फ्रेंडली है, एंड नंबर ऑफ हेल्प फ्रेम्स कितने हैं। देन रिलायबिलिटी में हम लोग क्या देखेंगे, मिनिमम फेलियर्स आने चाहिए,
अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक फेलियर अगर जैन में आया था तो सेकेंड फेलियर जो है वो फेब या मार्च में आना चाहिए, या उससे भी और ज़्यादा डिले के बाद में। इट शुड नॉट हैपन कि एवरी ऑल्टरनेट डे या एवरी वीक वी आर फेसिंग वन और दी अदर फेलियर्स। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी, सो मतलब वहाँ पे कितने चांस है कि आपका जो सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अवेलेबल, बराबर है। सो जैसे अगर मैं क्लाउड से डेटा अगर एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, सो ऑन मॉर्निंग टाइम जब पिकाज होते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट अगर एक साथ जा रहे हैं, वो टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, एंड वंस द पिकाज गोज आउट, उसके बाद में वो डेटा अवेलेबल हो रहा है मुझे। या फिर जब अगर मैं अपने कॉलेज नेटवर्क से एक्सेस कर रहा हूँ तो वो टाइम पे अवेलेबल हो रहा है, मोबाइल से अगर एक्सेस कर रहा हूँ तो अवेलेबल नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे रिलायबिलिटी में हम लोग ये भी देखेंगे कि 24/7 अगर मुझे कोई एक डेटा अवेलेबल करके देना है तो कौन से वे में हम लोग अवेलेबल करके देंगे। रेट ऑफ फेलियर अकरेंस कितना मिनिमम कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, है ना। एंड अवेलेबिलिटी को आपको ऑफकोर्स बढ़ाना ही है। रोबस्टनेस, टाइम टू रीस्टार्ट आफ्टर एनी फेलियर, वो कितना लग रहा है। बिकॉज अगर एक आधा फेलियर आ रहा है दैट्स फाइन, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फेलियर के बाद में इफ़ इट टेक्स 15-20 मिनट्स और हाफ एन आवर जस्ट टू रीस्टार्ट इटसेल्फ, देन वो प्रॉपर नहीं है। परसेंटेज ऑफ इवेंट कॉजिंग फेलियर, कौन से इवेंट्स है जिसको हम लोग कॉल करते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि जब कभी अगर हम लोग कोई एक इवेंट को अगर कॉल करते हैं तो वो टाइम पे वहाँ पे फेलियर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा करप्शन ऑन फेलियर कितना है ये देखेंगे। देन पोर्टेबिलिटी मतलब कितने अलग अलग टारगेट सिस्टम के ऊपर ये सेम सॉफ्टवेयर आप चला सकते हैं, लाइक लिनक्स के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर, एंड्रॉयड सिस्टम्स के ऊपर हम लोग चला सकते हैं क्या, या और कोई अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर हम लोग चला सकते हैं क्या। इट गोज़ लाइक दैट, ओके। देन नेक्स्ट कम्स रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन। सो रिक्वायरमेंट इंटरेक्शन में क्या बोला है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट नॉन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स आर कॉमन इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कि जैसे हम लोग का रिजल्ट जनरेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप लोग डेवलप करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आता है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग अलग कंडीशंस रखने पड़ते हैं। इट इज़ नॉट लाइक एडमिशन फॉर्म जहाँ पे आपको लिमिटेड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोले वो वेरीफाई हो गए तो आप एडमिशन दे दोगे या उसको आप मेरिट लिस्ट में डाल दोगे। जब अगर हम लोग रिजल्ट का देखते हैं तो रिजल्ट में आपको ये भी देखना है कि उसका अटेंडेंस कितना है, उसको प्रीवियस केटी कितना है, अभी के एग्ज़ाम में उसको कितने मार्क्स मिले हैं। और अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देखेंगे तो सपोज़ अगर आपका टेस्ट 50 मार्क्स का हुआ है और जो एक्चुअल जो आपकी थियरी है वो 75 मार्क का है, तो आपको 50 में से 75 कन्वर्ट करके देन आपको फाइनल रिजल्ट उसको उसके हिसाब से ग्रेड्स देने पड़ेंगे। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, एक एग्जाम्पल दिया है स्पेस क्राफ्ट का। टू मिनिमाइज वेट द नंबर ऑफ सेपरेट चिप्स इन द सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड, बराबर है। तो आपको स्पेस क्राफ्ट में क्या करना है, जो आप सैटेलाइट सपोज अगर लॉन्च कर रहे हैं तो आपको उसका मिनिमम वेट रखना है, उसको लाइट रखना है, सो दैट वो इजीली लॉन्च हो पाए, हम लोग इजीली उसको स्पेस में भेज पाए, है ना, और भी हम लोगों को बेनिफिट हो सके। सो जितना वो इजी रहेगा, जितना वो लाइट रहेगा, उतना इजीली हम लोग उसको लॉन्च कर पाएंगे, उतना इजीली वो स्पेस में घूम पाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग को क्या बोला है कि अगर आपको उसका वेट कम करना है तो नंबर ऑफ चिप्स जो है वो सपोज कम करना पड़ेगा, उसका साइज छोटा करना पड़ेगा। पावर कंजम्पशन जब स्पेस में है वो, और वहाँ पे अगर पावर कंजम्पशन आपको मिनिमाइज करना है तो नंबर ऑफ चिप्स जो है वो या तो आपको लोअर पावर वाले रखने पड़ेंगे या आप चिप्स कम करेंगे। उसके आगे क्या बोला है, यूजिंग अ लोअर पावर चिप्स मे मीन दैट मोर चिप्स हैव टू बी यूज्ड, है ना। सो ये भी आपका एक प्रॉब्लम हो गया। सो इसको आपको ध्यान में रख के डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली आपका जो फाइनल आउटपुट है वो कैसा होना चाहिए। उसके आगे नेक्स्ट क्या बोला है, डोमेन रिक्वायरमेंट। सो डोमेन रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, डिराइव फ्रॉम द एप्लीकेशन डोमेन एंड डिस्क्राइब सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर दैट रिफ्लेक्ट द डोमेन। डोमेन रिक्वायरमेंट बी न्यू फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट्स ऑन एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक, लाइक डोमेन, कौन से डोमेन के लिए हम लोग बना रहे हैं स्पेसिफिकली। जैसे अगर वो रिजल्ट के लिए है या फिर वो एडमिशन के लिए है, और एल्स दैट इज फॉर कंडक्टिंग एन एग्जाम, सो दैट इज़ अ डोमेन। सो वो डोमेन स्पेसिफिक उसके बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे ही होंगे। सो उसके बेस के ऊपर आपको डिफाइन करना है कि आप वो डोमेन के बाय डिफॉल्ट जो फंक्शंस है वो तो है, लेकिन यूनिक फंक्शन कौन से है, तो उसके हिसाब से
आपने अगर जितने भी अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने वाले सिस्टम बनाए तो उसके बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या थे, और ये क्लाइंट के बाकी के जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो कहाँ कहाँ पे यूनिक है, क्या यूनिकनेस है उसमें, और उसके हिसाब से आपको कौन से यूनिक फीचर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे और प्रीवियस सिस्टम में से कौन से चीज़ें आप वहाँ पे रीयूज़ कर पाएंगे, सो दैट आपके एफर्ट्स आप उतने मिनिमाइज कर सके। सेम वापस आपको लाइब्रेरी सिस्टम का एग्जांपल दिया है। देयर शेल बी, अब देखो यहाँ पे शेल लिखा है, देयर शेल बी अ स्टैंडर्ड यूजर इंटरफेस टू ऑल डेटाबेस विच शेल बी बेस्ड ऑन सम मॉडल दिया आपको। सो अब देखो आईएसओ का आपको स्टैंडर्ड मॉडल दिया रहता है जिसको आप फॉलो करके अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। उसके आगे क्या बोला आपको, बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस सम डॉक्यूमेंट मे बी डिलीटेड इमीडिएटली ऑन अराइवल डिपेंडिंग ऑन यूजर रिक्वायरमेंट। बिकॉज कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन है तो सम डॉक्यूमेंट मे बी डिलीटेड इमीडिएटली ऑन अराइवल। सो अब वो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन है उस पर, ये कैसे पता चलेगा, आप देखो कि हम लोग अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो डालता है ना तो वो अपलोड होने के पहले बहुत टाइम तक प्रोसेस होता है, जहाँ पे वो प्रोसेस के अंदर ही हम लोगों ने एल्गोरिदम लिखे रहते हैं फॉर वेरिफिकेशन कि कोई एक वीडियो जो कोई दूसरे ऑथर का है या कोई दूसरे चैनल पे वो सेम आप यहाँ पे वापस तो नहीं ऐड कर रहे हैं ना, तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि ओके आपके एग्जैक्ट जो मटेरियल है वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है या वो कॉपीराइट वाला है। सेम वे यहाँ पे आपको ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का एग्जांपल दिया है। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखे, ये हम लोग को काम की नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो आप डायरेक्टली नॉर्मली भी ऐसे कोई दूसरे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देन डोमेन रिक्वायरमेंट के अंदर आपको यहाँ पे क्या बोला है, देखो अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, इजीली हम लोग समझ सके, इम्प्लिसिटनेस होना चाहिए, मतलब डोमेन स्पेशलिस्ट अंडरस्टैंड्स द एरिया सो वेल दैट दे डू नॉट थिंक ऑफ मेकिंग द डोमेन रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब इंटरनली डिटेल रिक्वायरमेंट समझो, डिटेल रिक्वायरमेंट पढ़ो और उसके बेस के ऊपर आप वो चीज़ें बनाओ। इट शुड नॉट हैपन कि आपने ऊपर ऊपर से समझ के वो रिक्वायरमेंट बनाना चालू कर दिया और जब आप एक्चुअल रिक्वायरमेंट जब देखेंगे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स मिलेंगे वहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम लोगों का यूज़र रिक्वायरमेंट वाला पार्ट है। ये यूज़र रिक्वायरमेंट वाला जो पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। अभी यू कैन जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझे। ओके।